हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग जो भी घटना चक्र हैं सारे घटना चक्र को हम लोग कवर करेंगे विद उनकी थ्योरी और सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करेंगे। और आज ये हिस्ट्री का है, ऐसी पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हम लोग सारे घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे। और ये जो है ये आपके जो यूपी पीसीएस एग्जाम है, यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम है और जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है उनके लिए सहायक या इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ध्यान से देखें, ये हम लोग 2 महीने के अंतर्गत पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसमें जो है भाषा हिंदी व अंग्रेजी दोनों में है। इस वजह से कोई भी जो छात्र है जो भी हिंदी में पढ़ता है या अंग्रेजी में पढ़ता है वो दोनों लोग इसको देख सकते हैं। और इसका पैटर्न अगर आप लोगों ने घटना चक्र देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि टॉपिक से पहले थोड़ा थ्योरी दिया रखा है, उसके बाद उसके क्वेश्चन है। तो हम लोग उसी प्रकार से जो थ्योरी है उसे समराइज करके देखेंगे, आफ्टर दैट उसके क्वेश्चन को लगाएंगे। ऐसे ही सारे घटना चक्र में हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में देखते हैं कि वो क्या है। तो आज हम लोगों का टॉपिक कौन सा है? सबसे पहले तो स्टोन एज। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोगों का टॉपिक है जो वो कौन सा है? स्टोन एज। ओके, स्टोन एज। तो पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो भी थ्योरी दी है उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं कुछ जानकारी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल का परिचय हम लोग देखेंगे। उसमें क्या होता क्या है प्राग ऐतिहासिक काल। तो द पीरियड विदाउट डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक पीरियड। मतलब कि वह काल जिसमें कि क्या है, जिस काल में लिखित प्रमाण नहीं मिलते, मतलब कि वहां पे कोई भी एविडेंस ऐसे नहीं मिलते, लिखे हुए प्रमाण नहीं मिलते, ऐसी वजह से उसे क्या कहा जाता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। फिर उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड वह होता है जिसमें कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है, कि उसकी जानकारी हम लोगों को मिल सके। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है कि इसमें जो जो लिखे हुए साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? अनडिसाइफर्ड, मतलब कि वह अनडिसाइफर्ड होते हैं, मतलब कि वह लिखे तो हैं लेकिन हम लोगों ने पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, जिसमें ये लिखा है जिसमें अपठनीय लिपियों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं? जहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिले। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं? जहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिले बट हम लोगों ने उसे अनडिसाइफर्ड है, मतलब कि हम लोग पढ़ नहीं पाए उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोरिक पीरियड। अब हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं? हिस्टोरिक पीरियड उसे कहते हैं जहाँ पे लिखित साक्ष्य भी हैं और उनको हमने पढ़ा भी है। ठीक, तो उसे कहते हैं क्या? हिस्टोरिक पीरियड। देखो, हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट व्हेन द डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड आर अवेलेबल। ऐतिहासिक काल वह काल है जहां पर लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं और हम लोगों ने पढ़े भी हैं। ओके, तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड में हम लोगों ने अंतर देख लिया। फिर उसके बाद देखते हैं स्टोन एज। अब स्टोन एज जो है, जो हमारा आज का टॉपिक है, स्टोन एज जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत लाई करेगा? तो ये जाएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत। तो स्टोन एज जो है फॉल्स अंडर द प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब कि स्टोन एज है जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आता है, मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ओके, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके नेक्स्ट टॉपिक देखा हम लोगों का होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आएगा? वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। उसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं बट हम लोगों ने अभी उसे पढ़ नहीं पाया है। ओके, मतलब कि दूसरे नंबर की कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, और स्टोन एज पे जो रिसर्च है ये भी दिया रखा है फैक्ट कि भारत में पाषाण युग पर शोध कब हुआ था चालू? 1863 में, 1863 में जो है स्टोन एज पे रिसर्च जो है चालू हुई थी, ठीक, उसकी खोज के लिए। ओके, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? स्टोन एज। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे सारे, जो भी घटना चक्र में एक बार में पूरा एक टॉपिक कंप्लीट।
अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज मतलब कि स्टोन एज का वर्गीकरण या पाषाण युग, स्टोन को क्या हिंदी में कहते हैं, पाषाण युग का वर्गीकरण। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज 3 भागों में जो है डिवाइड किया जाता है। मतलब कि स्टोन एज को जो है वो 3 भाग में हम लोग विभाजित करते हैं, एक पैलियोलिथिक, एक मीजोलिथिक और एक नियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब कि एक प्राचीन पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक मतलब कि नव पाषाण काल। ठीक है, लिथिक माने क्या होता है, स्टोन, पैलियो मतलब कि पुराना, तो मतलब कि क्या है, प्राचीन स्टोन एज। ठीक, पैलियोलिथिक। और मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल, लिथिक माने स्टोन और मीजो मतलब मध्य, नियो मान नया और लिथिक माने स्टोन। तो ये तीनों हम लोगों ने देख लिए कि जो स्टोन एज को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है, पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक और न्यूलिथिक। और स्टोन एज किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। ओके, अब पैलियोलिथिक जो पहला वाला जो है, इसे फर्दर कितने भाग में, 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, एक लोअर पैलियोलिथिक, एक मिडिल पैलियोलिथिक, एक अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, जिसमें निम्न प्राचीन पाषाण युग, मध्य और उच्च। ठीक है, इसे फर्दर 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। ये यहाँ की वो अचीवमेंट है कि क्या क्या चीजें थी वहां पे। फिर मीसोलिथिक पीरियड जो दूसरा नंबर का मीसोलिथिक पीरियड है, उसमें क्या है, उसमें मीसोलिथिक जब पीरियड, जैसे कि जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसमें क्या था कि जो वो थे आदि मानव थे, वो क्या थे, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। मतलब कि केवल उनका काम क्या था, हंटिंग करना और फूड गैदरिंग करना। और ये जो बेसिस है स्टोन एज का, ये केवल उनके जो औजार हैं उनके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, केवल हंटिंग करना और खाना खाना था, किसमें, पैलियोलिथिक में। फिर मीजोलिथिक में क्या हुआ कि मीजोलिथिक में जब खाना और खाना जब हो गया उनका, तो उन्होंने सोचा किसके लिए, डोमेस्टिकेशन के लिए, यानी कि फिर सेटल लाइफ का सेटल लाइफ मतलब कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन। इस वाले जो सेकंड वाले वो है काल, मतलब कि मीसोलिथिक, उसमें कौन सा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें क्या हुआ कि इसमें ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यहाँ पे चालू हुआ। मतलब कि पशुपालन की शुरुआत कौन सी वाले एज में हुए, पैलियोलिथिक में कोई पशुपालन कुछ नहीं होता था, फिर मीजोलिथिक में पशुपालन की स्टार्ट हुई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें जो है माइक्रोलिथिक टूल वर्ड यूज, मतलब कि छोटे पत्थरों के औजार का प्रयोग होने लगा। अब पैलियोलिथिक में क्या था, पैलियोलिथिक में जो है कि पत्थर उठाया उन्होंने, जैसा भी जो कुछ मिला उस, मतलब कि कुछ भी इनोवेटिव नहीं, बस सीधा पत्थर उठाया, मारा और कच्चा मांस खा लिया जानवरों का। ठीक है, और केवल उनका काम क्या था, हंटिंग करना, मतलब कि शिकार करना और बस खाना इकट्ठा करना और गुफाओं में ऐसे ही रहना। ओके, ये पैलियोलिथिक में। अब मीजोलिथिक में क्या हुआ, फिर वो एडवांस हुए, उन्होंने क्या किया, जो पत्थर थे उनको थोड़ा सा शेप चेंज किया, मतलब कि छोटे पत्थरों का यूज होने लगा, माइक्रोलिथ्स का यूज होने लगा। बड़े पत्थर पहले थे, फिर उन्होंने उन्हें छोटे करके शिकार करने में यूज करने लगे, तो ये मीसोलिथिक का है। फिर उसके बाद और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब कि एनिमल का पशुपालन भी होने लगा, मतलब कि पशुपालन की स्टार्ट हो गई। फिर न्यूलिथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल में क्या हुआ, इस समय क्या हुआ कि जब ये दोनों चीजें होंगी, उसके बाद जो नवपाषाण काल आया, तब क्या हुआ कि जो है मानव ने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, मतलब कि खेती करना चालू कर दिया। और फर्स्ट ग्रेन लाइक व्हीट एंड राइस कल्टीवेटेड, और पहली बार चावल और गेहूं की खेती चालू की। फिर उसके बाद और क्या हुआ कि आग का यूज सबसे पहले कहां पे हुआ, न्यूलिथिक पीरियड में। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर जो है न्यूलिथिक पीरियड। इससे क्वेश्चन ये बहुत आता है कि फायर सबसे पहले कब यूज हुआ था, न्यूलिथिक पीरियड में। ठीक, अब वो क्वेश्चन में देखें, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ऐसे ही कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन सा पीरियड कब है, किसके बाद है। अब मीसोलिथिक ये मध्य वाला है और न्यूलिथिक ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेजर स्टोन एज डिस्कवरी, मतलब कि जो महत्वपूर्ण खोजें हैं स्टोन एज की वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली तो सोहन वैली, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन याद रखना है कि सोहन वैली कहाँ पे है, पाकिस्तान में। फर्स्ट स्टोन टूल्स फाउंड, मतलब कि पहला जो स्टोन टूल है वो कहाँ पे खोजा गया, सोहन वैली, पाकिस्तान में। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है।
फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, ये मतलब कि महत्वपूर्ण खोजें हैं जो इससे रिलेटेड हैं। फिर पल्लावरम और अतीरम पक्कम, ये दोनों जगह कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। यहाँ पे क्या किस चीज की खोज हुई? यहाँ पे फर्स्ट हैंड एक्स टूल वर डिस्कवर्ड, पहली हाथ कुल्हाड़ी यहाँ पे मिली। पहली हाथ कुल्हाड़ी की खोज कहाँ पे मतलब कि कहाँ पे मिली? वो मिली तमिलनाडु में, पल्लावरम में, और अतीरम पक्कम में। ओके। फिर बेलन वैली यूपी, बेलन वैली कहाँ पे? यूपी में। यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, मतलब कि जो धान की खेती के पहले साक्ष्य कहाँ पे मिले? बेलन वैली यूपी में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर भीमबेटका जो कि एमपी में है, भीमबेटका कहाँ पे? एमपी में, और जो कि क्या है? एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे क्या मिला? रॉक शेल्टर, मतलब कि रॉक शेल्टर यानी कि गुफाओं में रहने के साक्ष्य मिले, और यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स भी मिली। ओके। बुरजोम जो कि कहाँ पे है? कश्मीर में। बुरजोम कहाँ पे है? कश्मीर में। तो ये जगहें आप लोगों को याद करनी, यही क्वेश्चन आगे बने हैं, क्योंकि वहां पे देखना आप लोग, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं जो आगे दिया रहता है। फिर बुरजोम जो कश्मीर में है वो ह्यूमन एनिमल बरियल विद द ट्रीपेनिंग मार्क्स, मतलब कि यहाँ पे क्या मिला है? बुरजोम जो कि कश्मीर में जगह है वहां पे मिला है ह्यूमन एंड एनिमल बरियल्स, मतलब कि मानव और पशुओं का बरियल्स यानी कि उनकी समाधियां मिली हैं। कहाँ पे? बुरजोम कश्मीर में। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग, मतलब कि आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग जो कि कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें। तो फर्स्ट चॉपर टूल्स, ठीक है, ये सोन वैली, ये हो ही गया। ठीक है। हैंडॉक्स ये यहाँ पे मिला है तमिलनाडु में, और ये अदर टूल्स क्लीवर एंड स्क्रैपर ये भी मिले हैं। नोटेबल आर्कोलॉजिकल विद, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट जिन्होंने इसकी खोज की उनके नाम क्या हैं? जैसे कि रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये क्या है? ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, जिन्होंने स्टोन एज में आर्कोलॉजिस्ट थे। कहाँ पे? स्टोन एज में। फिर येल कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन जो 1935 में लेड बाय द डॉक्टर टेरा एंड इन द सोन वैली। तो सोन वैली में किसने खोज की? ये जो कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन, येल जो यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज, और ये कौन? डॉक्टर डी टेरा ने। ठीक। तो ये सारे ये इंपॉर्टेंट क्या हैं? ये आर्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टोन एज में एक्सकवेशन यानी कि खोज की है। ठीक है, ये इनके नाम है। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे। और ये जैसे कि बोन स्टेचू ऑफ मदर गॉडेस, जो मदर गॉडेस का बोन स्टेचू है वो कहाँ पे मिला है? ये बेलन वैली में मिला है। ठीक है। और कहाँ पे अभी प्रिजर्व किया गया है? ये कौसाम्बी म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है। अब लाइफ कैसी थी पैलियोलिथिक में? अब हम लोग थोड़ा सा समझा था, अब उसे थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव वे में देखते हैं। तो जो लाइफ पैलियोलिथिक पीरियड में स्टोन एज को 3 भाग में डिवाइड किया गया था, एक पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक में जो इंसान है, जो मानव है, उसकी क्या विशेषताएं रही? तो सबसे पहली तो उनका काम क्या था? केवल डिपेंडिंग ऑन द हंटिंग, केवल उनका काम था शिकार करना, खाना खाना, और कोई सेकेंडरी चीज नहीं थी। ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आप लोगों को याद रखना है। फिर नो नॉलेज ऑफ फायर, फायर की कोई भी नॉलेज नहीं थी, मतलब कि आग की खोज नहीं थी, उन्हें पता नहीं था आग। और ये कब यूज हुआ? न्यूलिथिक में, ये हम लोग अभी देख चुके हैं। तो नो नॉलेज ऑफ फायर, नो फार्मिंग, नो एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि और इसमें क्या था? पैलियोलिथिक में ना तो वो क्या करते, ना खेती ना पशुपालन, दोनों से अनजान थे। किसमें? पैलियोलिथिक पीरियड में। फिर उसके बाद मीसोलिथिक में एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग की, एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत हुई। ठीक। तो इस पैलियोलिथिक पीरियड की ये जो 3 मेन फीचर्स हैं जो आप लोगों को एक याद रखने हैं माइंड में बना के। फिर पैलियोलिथिक पीरियड के की फीचर क्या है? ठीक है, वही जो अभी पढ़े हैं ना, उसी में थोड़ा आगे क्या है? लाइफ वाज कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन द नेचर। अब क्योंकि इनका काम क्या था? केवल इनके पास ना घर था ना खेती करने को था, कुछ तो नहीं था ना, तो इनकी डिपेंडेंट ओनली ऑन द नेचर, नेचर पे ये रहते थे, गुफाओं में रहते थे और पत्थर ऐसे उठा के मार के खाना खाते थे। ठीक। अर्ली ह्यूमंस वर द हंटर्स एंड द गैदरर्स। ठीक है, वही चीज लिखी है कि उनका काम क्या था?
शिकार करना और उसको इकट्ठा करना, खाना को जुटाना। और ये फायर नहीं, मतलब कि इनके पास आग तो थी नहीं। और जो खाते थे वो क्या खाते थे, कच्चा मांस, ना पकान। जब फायर नहीं थी तो क्या खाएंगे, कच्चा ही तो मांस खाएंगे जो भी। ठीक, नो नॉलेज ऑफ फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पीरियड मीजोलिथिक। ठीक, अब पैलीलिथिक के बारे में थोड़ा सा समझ लिया, और बाकी डिटेल में तो बहुत आप लोग पढ़े ही होंगे खुद ही। तो अब ये क्या है, ये थोड़ी सी समरी है बस, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनेंगे इस वजह से। और मीजोलिथिक पीरियड क्या है, इसकी की डिस्कवरी क्या है। मीजोलिथिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट की डिस्कवरी में क्या है कि रॉक पेंटिंग मिली हैं, और जो कि किसने डिस्कवर्ड की है, डिस्कवर्ड बाय द एसी कैरले। एसी कैरले ने 1867 में इसकी खोज की है, किसकी, रॉक पेंटिंग, मतलब कि गुफाओं की जो पेंटिंग है, शिला चित्रों की खोज की है। ठीक है, हिंदी में शिला चित्रों की खोज किसने की है, ये एसीएल कैरले ने की है। और फिर इसका इंपॉर्टेंट सेकंड फीचर हम लोगों ने देखा था पैलियोलिथिक में, क्या, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नहीं था, इसमें ये स्टार्ट हो गया, पशुपालन की शुरुआत हुई। फिर एविडेंस फ्रॉम द आदमगढ़ एमपी में इसके एविडेंस भी मिले, एंड बेगौर राजस्थान में इसके प्रमाण भी मिले हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के। कहाँ पे, आदमगढ़ जो कि एमपी में, और बागौर जो कि कहाँ पे, राजस्थान में इसके प्रमाण मिले हैं। और बोन टूल वर फाउंड इन द महादाहा, जो कि कहाँ पे है, यूपी में। और बोन टूल कहाँ पे मिले हैं, ये मतलब कि हड्डियों से टूल्स बनाए थे मारने के लिए, वो उसके एविडेंस कहाँ पे मिले हैं, वो मिले हैं महादाहा, जो कि कहाँ पे, यूपी में। ओके, अब बरियल साइट्स, नोटेबल बरियल साइट्स एंड ह्यूमन रिमेन्स, मतलब कि दफनाने की परंपरा और मानव अवशेष। अब दमदमा जो कि कहाँ पे, यूपी में, वहां पे क्या मिला है, 41 ह्यूमन ग्रेव्स, मतलब कि 41 जो है ह्यूमन की कब्र मिली है, 41 ह्यूमन की कब्र मिली है, इंक्लूडिंग द 5 डबल बरियर, और जिसमें कि 5 जो है कब्र, जिसमें कि 2-2 लोग एक साथ दफनाए गए हैं। ठीक है, और सराय नाहर राय, ये जगह है सराय नाहर राय, यहाँ पे क्या मिला है, ग्रेव विद द 4 ह्यूमन स्केलेटन। जो सराय नाहर राय जगह है, वहां पे कब्र मिली है जिसमें कि 4 लोग एक साथ दफन हैं, मतलब कि पूरी फैमिली जो है वो दफन हो गई थी, दफन है। ठीक है, सराय नाहर राय में। फिर उसके बाद जो लखेरिया है, लखेरिया जो कि विंध्यन रीजन एमपी में है, लखेरिया, यहाँ पे 70 to 27 स्केलेटन फाउंड, मतलब कि जो ये जगह है विंध्यन रीजन में, यहाँ पे क्या है, 17 से 27 स्केलेटन वर फाउंड, मतलब कि कंकाल मिले हैं 17 से 27 लोगों के। ओके, अब मेगालिथिक कल्चर क्या है, मेगालिथिक मतलब कि बड़े पत्थर, मेगालिथिक। ठीक है, तो बरियल प्रैक्टिस, मेगालिथिक कल्चर में एक कल्चर है, मेगालिथिक में बरियल प्रैक्टिस क्या थी वहां पे, मतलब कि दफनाने की। तो बरियल साइट्स विद द लार्ज स्टोन, लार्ज स्टोन मतलब कि तभी तो मेगालिथिक कल्चर क्या था कि पत्थर के नीचे दफनाना, जैसे कि बरियल साइट विद द लार्ज स्टोन अवे फ्रॉम द हैबिटेशन। और कहाँ पे बरियल था, मतलब कि यहाँ पे अगर जो है वो मर जाते थे, जो मानव, वो क्या करते थे, जो हैबिटेट उनका रहने की जगह से दूर जाके बड़े पत्थर के नीचे दफना देते थे। आवास से दूर बड़ी शिलाओं से बनी कब्रें थी, और डिफरेंट टाइप ऑफ चैम्बर्स, टॉम्स, डोलमेन्स, स्टोन सर्किल, और विभिन्न प्रकार के चैम्बर, कब्र, डोलमेन, पाथाड़ व्रत, और यूज्ड फॉर द रिचुअल एंड द मेमोरियल, मतलब कि अनुष्ठान और स्मृति चिन्हों के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। बड़े पत्थर रख दिया कि यहाँ पे कोई दफने हैं, उस तरीके से। फिर भीमबेटका रॉक शेल्टर के बारे में देखते हैं। तो रॉक आर्ट की हाईलाइट क्या है, लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। ठीक है, भीमबेटका जो रॉक शेल्टर है वो कहाँ पे है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पेंटिंग डिपिक्ट ऑफ द अर्ली ह्यूमन लाइफ, एलिफेंट, डियर और सांबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रख लेना कि जो पेंटिंग है, पेंटिंग जो भीमबेटका में केव पेंटिंग है, उसमें क्या है कि कौन कौन से जानवरों की चित्र मिले हैं, तो उसमें एलिफेंट है, डियर है और सांबर है। ठीक है,
तो ये 3 चीजें कहाँ पे मिली हैं? ये रॉक पेंटिंग जो कि कहाँ पे है? भीमबेटका में और एमपी में ये है। तो ये भी याद रखना। अब कंक्लूजन क्या निकला मीसोलिथिक पीरियड में कि अर्ली ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम द हंटर टू द सेटलर। मतलब कि पैलियोलिथिक में क्या था? केवल हंटर थे। अब मीसोलिथिक में क्या हुआ कि वो हंटिंग और खाने के अलावा भी उन्होंने क्या किया? अब एक स्थायी निवास की भी ओर देखा। ठीक है, प्रारंभिक मानव शिकारी थे, फिर स्थायी बसावट तक विकसित हुए। मतलब कि फिर वे क्या हुए? ह्यूमन सेटलमेंट के रूप, मतलब कि सेटलमेंट करने की तरफ बढ़े। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब कि पशुपालन को भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया मीसोलिथिक पीरियड में। और बरियल ट्रेडिशन बिगिन, और इसके बाद मीसोलिथिक पीरियड में जो दफनाने का जो ट्रेडिशन है वो भी, परंपराएं भी शुरू हो गई। फिर रॉक पेंटिंग जो प्रोवाइड ग्लिम्पसेस इनटू द एंशिएंट लाइफ। मतलब कि यहाँ पे क्या मिला? स्थला चित्र मिले, यानी कि रॉक पेंटिंग जैसे कि भीमबेटका पेंटिंग, और उसमें जीवन की झलक देते हैं। मतलब कि वो क्या है? वो ग्लिम्स देते हैं, जो पेंटिंग है वो देते हैं ग्लिम्स इनटू द एंशिएंट लाइफ। मतलब कि प्राचीन समय के ग्लिम्स देते हैं, यानी कि झलक देखते हैं। अब देखते हैं मीसोलिथिक के बाद न्यूलिथिक एज में। तो द न्यूलिथिक एज मार्क टू बिगिनिंग फॉर ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मिंग द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ओके, तो नवपाषाण युग ने कृषि की शुरुआत की, जिससे मानव सभ्यता में परिवर्तन आया। ओके, अब इसमें क्या है कि मेनली फीचर यही हुआ कि एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिससे कि जिससे मानव सभ्यता में परिवर्तन आया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने लगे? नवपाषाण काल में हम लोग एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, और क्या, एनिमल जो पशुपालन करने लगे, और फिर न्यूलिथिक पीरियड के में वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती भी स्टार्ट कर दी। ठीक, तो मानव सभ्यता में परिवर्तन आया। तो अब देखते हैं इसमें द फर्स्ट ग्रेन। अब यहाँ पे क्या हुआ? एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ न्यूलिथिक में। अब क्या हुआ? द फर्स्ट ग्रेन वर कल्टिवेटेड इन द न्यूलिथिक एरिया। और कोल्डिवा जो कि कहाँ पे? यूपी में। एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, यहाँ पे क्या मिला? राइस कल्टीवेशन यानी कि धान की खेती के साक्ष्य मिले। फिर मेहरगढ़ जो कि कहाँ पे? पाकिस्तान में। यहाँ वीट की फार्मिंग, यहाँ पर जो गेहूं की खेती के प्रमाण मिले। फिर उसके बाद है लहुरा देवा जो कि कहाँ पे? अगेन यूपी में है। यहाँ पे क्या मिला? ओल्डेस्ट राइस कल्टीवेशन साइट। मतलब कि जो कोल्डिवा है इससे भी पुराने साक्ष्य कहाँ पे मिले? लहुरा देवा जो कि कहाँ पे? यूपी में। वह सबसे पुरानी जहाँ पे राइस के कल्टीवेशन की साक्ष्य मिले। और ये 9000 से 7000 बीसी, यानी बीसी मतलब कि यहाँ पे जो मिले ये कोल्डिवा में, ये 7000 बीसी के बाद के हैं। और यहाँ पे 9000 से 7000 बीसी में मिले। मतलब कि सबसे पुरानी जो साइट्स है वो राइस कल्टीवेशन के लिए वो लहुरा देवा है, जो कि कहाँ पे? यूपी में है। अगर ये ऑप्शन पर नहीं होगा तो कोल्डिवा होगा। अब कितने प्रकार के जो ग्रेन थे जो एग्रीकल्चर में उगाए जा रहे थे अनाज, तो उसमें बार्ले था, और सबसे पहले बार्ले ही था। वो हम लोग देखेंगे जो वेस्टर्न एशिया में उगाया जा रहा था। ठीक है, बार्ले, वीट, मेज, मिलेट, सोरगम, मस्टर्ड, ओट एंड राई, ये 8 प्रकार के जो हैं अनाज जो कि इनके साक्ष्य मिले हैं। अब न्यूलिथिक सेटलमेंट में देखते हैं। न्यूलिथिक सेटलमेंट देखते हैं कहाँ कहाँ प्रमाण मिले हैं। जैसे कि मेहरगढ़ पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ पे? पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या मिला है? कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज टू द हड़प्पन एज। यहाँ पे जो मेहरगढ़ जो साइट है यहाँ पे कल्चरल रिमेन्स मिले हैं जो कि पाषाण युग यानी कि स्टोन एज से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के कल्चरल रिमेन्स मिले हैं। यानी कि सभ्यता पत्थर, मतलब कि स्टोन एज से हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ एक इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में साइट्स भी है। ठीक, तो यहाँ पे स्टोन एज और ये आगे चल के जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी साइट है। अब बुरजहोम जो कि कहाँ पे? कश्मीर में। यहाँ पे क्या मिला? ह्यूमन एंड द एनिमल स्केलेटन
विद इन बरियल पिट्स, मतलब कि बरियल पिट्स में जो है ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन मिले यहाँ पर, मतलब कि जो दफनाए गए एक गड्ढे में वो मिले हैं कहाँ पे, बुरजोम में। और जोआर कल्चर, जोरवे कल्चर, हाँ जोरवे कल्चर जो है, जोरवे कल्चर क्या है, बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ। जोरवे कल्चर में क्या था, जो एक कल्चर था जोरवे कल्चर जिसमें कि आफ्टर जो है आफ्टर लाइफ मतलब डेथ के बाद लाइफ, जैसे कि आजकल जो इस्लाम में होता है वही बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ, ये था जोरवे कल्चर का। ठीक है, एडल्ट एंड द चिल्ड्रन बरीड डिफरेंटली, और यहाँ पे जोरवे कल्चर में एडल्ट और जो चिल्ड्रन दोनों अलग अलग प्रकार से दफनाए गए हैं। दफनाए जाने की पद्धति है, मतलब कि यहाँ पे जोरवे कल्चर में एडल्ट को अलग तरीके से दफनाएंगे और चिल्ड्रंस को अलग तरीके से। और फिर उसके बाद सांगना सांगना कुल्लू, जो कि कहाँ पे, कर्नाटक में। यहाँ पे क्या मिला है, एस माउंट्स रिमेन्स ऑफ द न्यूलिथिक हडर्स कैम्प्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर राख के टीले और जहाँ पे नवपाषाण काल चरवाहा और शिविर के अवशेष मिले हैं। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद अब मीसोलिथिक हो गया, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक, स्टोन एज में ये कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद आता है कॉपर। जब कॉपर की खोज हुई तो उसे क्या कहते हैं, कॉपर एज यानी कि चालकोलिथिक एज। ठीक, कॉपर एज या चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। तो फर्स्ट मेटल इज यूज्ड बाय द ह्यूमन वाज कॉपर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि सबसे पहली जो धातु है जो ह्यूमन ने यूज की, उसके बाद वो कौन सी है, कॉपर। ओके, द चालकोलिथिक एज मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टोन एज टू द मेटल टूल्स। मतलब कि अब जो स्टोन एज है, स्टोन एज जो थी अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें क्या थे, सारे हथियार जो भी हैं वो या तो बोन के थे या पत्थर के थे। ठीक है, कोई भी उसमें मेटल नहीं थी। अब क्या हुआ, पहली मेटल जो कॉपर डिस्कवर्ड हुई तो क्या ये ट्रांजिशन हो गया कहाँ से, जो स्टोन से मेटल टूल्स में ट्रांसफर हो गया। मतलब कि पहले ये पत्थरों के हथियार थे, अब ये पूरी एज में अब क्या होंगे, जब मेटल की खोज हो गई तो क्या मेटल के हथियार होंगे, मतलब कि मेटल टूल्स होंगे। अब सेटलमेंट देखते हैं चालकोलिथिक एज में। राजस्थान राजस्थान में मिला है, मध्य प्रदेश मिला है, महाराष्ट्र और साउथ ईस्ट इंडिया में यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं निवास के चालकोलिथिक पीरियड के। फिर नवादतोली जो कि कहाँ पे है, एमपी में। यहाँ पे क्या मिला है, एविडेंस ऑफ द राउंड एंड द रेक्टेंगुलर हाउस। यहाँ पे नवादाटोली जो कि कहाँ पे, एमपी में, वहां पे मिला है गोल और आयताकार घरों के प्रमाण मिले हैं, ठीक, चालकोलिथिक पीरियड के। फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ ओक्री कलर्ड पॉटरी, ओसीपी जिसे कहते हैं, ओक्र कलर्ड पॉटरी, मतलब कि ये इसके प्रमाण कहाँ पे मिले हैं, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर। ओके, यहाँ पे मिले हैं किसके मिले हैं प्रमाण, यहाँ पे मिले हैं पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तनों की, और जो भी कौन से मिट्टी के बर्तन, कलर्ड पॉटरी के जो है एविडेंस मिले हैं। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अभी दिया रखा है उसमें थ्योरी में कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1871 में किसके द्वारा की गई, बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यही क्वेश्चन सिंपली आ जाता है छोटे एग्जाम में, वन लाइनर फॉर्म में, बहुत कम आते हैं आजकल। तो इसमें ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि उसकी फाउंडिंग ईयर 1871 था, ठीक, इसके फाउंडिंग फादर कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, या दूसरा नाम दे देगा कोई, ऐसे करके ये आ जाएगा। ठीक, और फिर उसमें और एक और थर्ड ऑप्शन और तीसरा कथन दे सकता है कि जॉन मार्शल जो कि 1902 में एएसआई के आधुनिकरण के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब कि जॉन मार्शल ने क्या किया, 1902 में मॉडर्नाइज किया किसको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। ओके, तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन तो 1871 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की, और इसे मॉडर्नाइज किसने किया, 1902 में ये जॉन मार्शल ने इसे क्या किया, मॉडर्नाइज किया।
ठीक है। अब नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड, नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड कहाँ पे है? भोपाल में है। और ये इसका मतलब कि म्यूजियम है तो क्या प्रिजर्व करता है? प्रिजर्व द इंडिया रिच प्री हिस्टोरिक हेरिटेज। यहाँ पे क्या प्रिजर्व है, यानी क्या संरक्षित है? प्री हिस्टोरिक हेरिटेज। प्री हिस्टोरिक हेरिटेज जो है वो कहाँ पे संरक्षित है? ये इस म्यूजियम में, भोपाल में जो। अब देखते हैं क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो भी स्टोन एज के, जो हमारा टॉपिक क्या है? स्टोन एज। स्टोन एज के हम लोग सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, पूरी घटना चक्र में जो भी दिए रखे हैं। ओके, तो पहला है रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया वाज ANN। मतलब कि भारत में पहले पाषाण युगीन उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भारत में पहले पाषाण युगीन उपकरण की खोज करने वाले कौन थे ये? तो ये कौन थे? तो इसका आंसर तो हो जाएगा, ये थे आर्कोलॉजिस्ट। और आर्कोलॉजिस्ट थे, साथ साथ ये क्या थे? जियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट यानी कि भूविज्ञानी और पुरातत्वविद दोनों थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों। ठीक, ये दिया रखा है। तो रॉबर्ट ब्रूस जो है, अगर इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये कहाँ के थे? सबसे पहले तो ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन के थे। ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट थे। और इनको जो है, इन्हें जानते क्या है? फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। इनको और क्या, और किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। मतलब कि प्री हिस्ट्री के फादर कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ओके, और इन्होंने जो है पहली साइट कब? 1863 में खोजी। ठीक, जो कि क्या थी? पल्लावरम। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ओके, और ये किससे एसोसिएटेड थे? ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उससे एसोसिएटेड भी रहे हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A एंड बी बोथ आंसर, A एंड B। अब क्वेश्चन नंबर 2, हु कॉइन्ड द 3 एज सिस्टम। तो जो थ्री एज सिस्टम है, जो स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। ठीक है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। अब इसका मतलब स्टोन एज हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर ब्रॉन्ज एज अभी पढ़ेंगे आगे चल के, और आयरन एज। इस 3 कैटेगरी में ये किसने क्लासिफाई किया? और हु कॉइन्ड द 3 एज सिस्टम बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ द कोपनहेगन म्यूजियम। मतलब कि कोपनहेगन संग्रहालय के संग्रह के आधार पर, जो कोपनहेगन जो म्यूजियम है, जो कि कहाँ पे होगा? डेनमार्क में, क्योंकि कोपनहेगन राजधानी कहाँ की है? डेनमार्क की। तो संग्रह के आधार पर 3 युगी प्रणाली में किसने गढ़ी? ये क्वेश्चन है। तो इसमें है क्रिश्चियन जुर्गेन्स थॉमसन, या जॉन लुबॉक, टेलर और गार्डन चाइल्ड। इन चारों में से किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा A इज द राइट आंसर। मतलब कि क्रिश्चियन जुर्गेन्स थॉमसन जो हैं, इन्होंने ये 3 भाग में विभाजित किया। ठीक, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के बारे में इन्होंने। और ये कहाँ से थे? ये ऑब्वियस सी है, ये कहाँ क्यों है? डेनमार्क के। ठीक, डेनमार्क जिसकी राजधानी और कहाँ है? कोपनहेगन है। ओके, अगर और देखा जाए इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो जो कोपनहेगन म्यूजियम है, जिसके माध्यम से हुआ ये कोपनहेगन म्यूजियम, ये कब बना था? 19th सेंचुरी में ये जो है बना था। और अगर देखा जाए ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किस में मदद करती है? ये क्लासिफिकेशन जो है ये मदद करती है जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है,
ह्यूमन के टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन में मदद करती है। ठीक है, और इम्पोर्टेंस है इसका फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल डेटिंग में। ओके, अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं कि जो इन्होंने एज ये बांटे हैं, जैसे कि स्टोन एज है। ठीक है, तो स्टोन एज में हम लोगों ने क्या देखा, एक तो पैलियोलिथिक था, एक मीजोलिथिक था, एक न्यूलिथिक था। ओके, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज इन्होंने किस प्रकार से बांटा, जब ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होने लगा, ब्रॉन्ज का। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के स्टोन एज के बाद क्या था, कॉपर। कॉपर का हम लोगों को खोज हुई। ठीक, कॉपर एज या चालकोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। फिर क्या हुआ, कॉपर और अरब जो है कंट्री, अरेबियन पेनिनसुला, वहां से क्या हुआ, वहां से टिन जो है वहां से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, उस टाइम पे तो क्या हुआ, कॉपर तो राजस्थान में जैसे कि सबसे ज्यादा कॉपर मिलता था। ठीक, और ये टिन मिलके हम लोगों ने क्या बनाया, यहाँ पे बनाया कॉपर टिन मिलके ये ब्रोंज बना लिया। ठीक है, ब्रोंज डिस्कवर्ड हुआ, तो तभी इसे क्या कहते हैं, ब्रोंज एज कहते हैं। फिर उसके बाद ओके, अरब से, और उसके बाद ब्रोंज के बाद तीसरी एज कौन सी थी, आयरन एज। ठीक है, आयरन एज जो कि वैदिक पीरियड के आसपास थी, आयरन वाज डिस्कवर्ड। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग जो टूल्स थे वो फिर आयरन के यूज होने लगे, एडवांस आयरन टूल्स। ठीक, आयरन एज में बने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलेक्जेंडर रिये, एएच। ये जो क्वेश्चन है एज इट इज जो है हमने कहाँ से लिए हैं, घटना चक्र से लिए हैं। ठीक है, तो उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन दी रखी है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन दी रखी है, तो कई क्वेश्चन उसमें रिपीटेड होते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं रिपीटेड वाले। एक क्वेश्चन वो लिया है जो कि वो सेम ही है, क्योंकि सेम क्वेश्चन कई बार है, इस वजह से क्वेश्चन थोड़े से कम है, क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम रिपीट किया है ना, इस वजह से हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि एक बार एक चीज को समझा दें, उसमें ही सारे क्वेश्चन वो इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर रिया एंड एएच लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस एंड वॉल्टर एलियट वर एसोसिएटेड विद। मतलब कि ये जो चार लोग हैं, अलेक्जेंडर रे, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीएल और जेम्स बर्गेस, वॉल्टर एलियट, ये किससे जुड़े थे, ये सारे लोग किससे जुड़े थे, ये सारे लोग जो हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ, ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से जुड़े थे। मतलब कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने किसमें, इसके आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में ये लोग इंक्लूड थे, और जो स्टोन एज ये सारे साक्ष्य जो है इन लोगों ने ढूंढे। ओके, अब अगर इनके बारे में देखते हैं कि जो जेम्स इसमें है, जो जेम्स बर्गेस हैं, जो जेम्स बर्गेस हैं, ये जो हैं ये क्या है, पहले डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, डायरेक्टर हैं, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कब बना था, 1871 में। और फाउंडिंग फादर कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, और लेकिन डायरेक्टर कौन था पहला, ये थे जेम्स बर्गेस। ठीक है, जेम्स जो है बर्गेस जो है पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। बाकी जो अलेक्जेंडर रिया है, अलेक्जेंडर जो रिया हैं, इनका कहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान है, इनका योगदान है जो अमरावती है, अमरावती जो कि प्रेजेंट टाइम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अमरावती जो है यहाँ पे स्तूप की स्टडी इन्होंने की है, स्तूप की स्टडी की है। और वाल्टर एलियट हैं जो, इनका महत्वपूर्ण योगदान ये कहाँ पे है, इनका जो साउथ इंडिया में जो इंस्क्रिप्शन है उनकी खोज में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। और एएच लॉन्गहर्स्ट, अगर इनके बारे में देखा जाए तो इनका कहाँ महत्वपूर्ण योगदान है, इनका योगदान है
इनका योगदान है स्टडी ऑन पल्लव एंड चोला टेम्पल, इनका महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे है। तो अलेक्जेंड्रिया की अमरावती में स्तूप की खोज में, और जो वाल्टर एलियट का ये साउथ इंडिया में खोज में, और उसके बाद A.H. लॉन्गहर्स्ट का यो पल्लव और चोल के टेम्पल की जो है खोज में यानी कि उनकी स्टडी में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी जो जेम्स बर्जेस हैं वो क्या है, फर्स्ट डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सकावेटिक एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगन्स इन विच पीरियड। अब ये तो क्वेश्चन इजिली हम लोग याद ही हो गया होगा हम लोगों को, ठीक है। तो खुदाई के प्रमाणों के अनुसार पशुओं को पालने की शुरुआत किस काल में हुई? तो ऑब्वियस सी चीज है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीजोलिथिक पीरियड, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मीजोलिथिक पीरियड में, और एग्रीकल्चर कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, नियोलिथिक पीरियड में। तो डी इज द राइट आंसर, ओके। और ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ जो एनिमल है, और ये तब क्या मतलब ये टाइमलाइन अगर पूछे जाए तो तब क्या था, 8000 से लेके 4000 BCE तक, ओके। और सबसे पहली जो मीसोलिथिक में जो फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की फर्स्ट साइट जो है वो कहाँ पे खोजी गई, आदमगढ़ जो कि कहाँ पे है, MP में है। और वहां पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द कैटल डोमेस्टिकेशन मिला, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ पे मिला, जो कि कहाँ पे, आदमगढ़, जो कि कहाँ पे, MP में वहां पे मिला। और फिर उसके बाद एक और जगह है बागौर कहाँ पे, राजस्थान में। बागौर कहाँ पे है, राजस्थान में, जहाँ पे किसका मिला डोमेस्टिकेशन, यहाँ पे जो एविडेंस मिला, जो सीप है, सीप यानी कि भेड़, और गोट के क्या डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन द मीसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ द एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट। इसका मतलब क्या हुआ, मध्य पाषाण युग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, पशुपालन के प्रमाण जो हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, आदमगढ़, जो कि हम लोगों ने अभी देखा, जो कि कहाँ पे, MP में है। अभी याद देखा ना क्वेश्चन में, ये कहाँ पे, MP में। बागौर कहाँ पे, राजस्थान में, वहां पे भी इसके प्रमाण मिले, ठीक है। और उसके बाद बागौर हम लोगों ने देख लिया, और एक और जगह है जो है लंघनाज, ठीक, जो कि कहाँ पे, गुजरात में है। यहाँ पे भी जो डॉग्स एंड कैटल, इनके प्रमाण कहाँ पे मिले हैं, ये गुजरात में मिले हैं। मतलब कि एक तो बागौर हो गया, एक आदमगढ़ हो गया, एक ये लेगंज हो गया, लंगनाज, ठीक है। लंगनाज जो है यहाँ पे भी ये डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फ्रॉम विच साइट हैव बोन इम्प्लीमेंट्स बीन फाउंड। किस स्थल में अस्थि उपकरण या हड्डी के औजार कहाँ पे मिले हैं, हड्डी के औजार कहाँ पे मिले हैं। तो ये औजार मिले हैं महादहा में एंड सराय नहार जो है, इन दोनों जगह पे क्या मिले हैं, हड्डी से बने हुए औजार के प्रमाण मिले हैं। और मादहा जो है ये भी यूपी में है, और जो सराय नहार है ये भी यूपी में है। और ये जो मादा है ये प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़, ठीक है। और ये जो सराय नहार है ये भी यूपी में है। और यहाँ पे क्या मिला है, बोन टूल्स मिले हैं। और ये बोन टूल्स हम लोगों को कहाँ पे मिलने लगे थे, कौन से काल में बोन टूल,
ये मीजोलिथिक काल में मिलने लगे थे। ओके, और जो टूल्स मिले हैं उनमें क्या क्या हैं? मीजोलिथिक जो बोन टूल्स हैं उनमें हैं मेनली एरोहेड्स यानी कि जो तीर हैं उनके आगे का जो पार्ट, ठीक है, तो एरोहेड्स, हार्पून्स और जो बार्ब्ड मतलब कि भाले का बार्ब्ड पॉइंट, ये तीन चीजें मिली हैं। बाकी ऑर्नामेंट में हम लोगों को क्या क्या मिला है? ऑर्नामेंट में हम लोगों को बीड्स एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स मेड ऑफ द बोन। अब बोन से बने हुए और क्या क्या चीजें मिली हैं? एक तो बीड्स मिली है, बीड्स मतलब कि बीड्स से माला बनती है ना, वो बीड्स मिले हैं, प्लस और डेकोरेटिव आइटम ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी व डी। Bone ornament in the Mesolithic context in India have been obtained from। तो भारत में मध्य पाषाण युग के संदर्भ में अस्थि आभूषण कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए गए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अस्थि के आभूषण कहाँ पाए हैं? सराई नहर और मादा, मतलब कि ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज 10 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, क्योंकि इसमें थ्योरी थी, इस वजह से ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग उतना फोकस नहीं रखते हैं ना, तो इस वजह से पार्ट्स में दूसरा वीडियो जो है वो कल ही डाल दूंगा मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द फॉलोइंग मीसोलिथिक साइट ज्योग्राफिकली फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट जो है वो हम लोगों को लगानी है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर लगानी है, तो सबसे पहला क्या पड़ेगा? मादहा जो है ये कहाँ है? यूपी में, ठीक, सबसे वेस्ट में ये आएगा। फिर उसके बाद आएगा लिखैया सेकंड नंबर पे, मतलब कि फोर्थ नंबर, पहला फोर्थ, ठीक। दूसरे नंबर पे आएगा ये लखैया, ये भी कहाँ पे है? ये भी यूपी में है। फिर उसके बाद आएगा पैसरा, ये 3 नंबर पे आएगा। तो ये क्या है? ये बिहार में है, बिहार में पैसरा। फिर इसके बाद आएगा ब्रहानपुर जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, फोर्थ नंबर पे। मतलब कि तो पहला फोर 2 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, 4 2 1 और 3, ये आ जाएगा आंसर 4 2 1 3, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। ये वेस्ट टू ईस्ट का क्रम है। अब अगर देखा जाए जो मादाहा है, यहाँ पे क्या मिला? बोन टूल्स एंड मीसोलिथिक ग्रेव्स एंड बोन टूल्स कहाँ पे मिले? मादा में। और अगर बात किया जाए बोन टूल्स, ये अभी हाल हम लोगों ने देखा था ना, बोन टूल्स। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें बिरहानपुर के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे क्या मिला है? माइक्रोलिथ्स मतलब कि छोटे टूल्स, पत्थरों के टूल्स। और ये कहाँ पे मिले थे? प्रीहिस्टोरिक में, ये मीसोलिथिक में, ठीक, मीसोलिथिक, ये प्रीहिस्टोरिक पीरियड। और उसके बाद अगर देखा जाए लखैया में क्या मिला? लखैया में हम लोगों को मिला है रॉक पेंटिंग। ओके, उसके बाद पैसरा में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे भी माइक्रोलिथ मिले हैं, ओके, तो सी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3 ह्यूमन स्केलेटन इन ए सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले? बताओ, ये है क्वेश्चन। तो 4 हम लोगों ने देखे थे, ये जो है ऑप्शन क्या है?
सराई नाहर, दमदमा, माहदह और लंघगंज, लहंगगंज जो कि कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, लंगनज। तो इन चार में से कहाँ पे जो है वो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मिले हैं दमदमा, दमदमा। ठीक है, दमदमा भी कहाँ पे, यूपी में है। दमदमा कहाँ पे, यूपी में है। और जो दमदमा यूपी में है, यहाँ पे 3 लोग एक कब्र में मिले हैं, और यहाँ पे टोटल 41 ह्यूमन ग्रेव मिली है, मतलब कि 41 जो कब्रें यहाँ पे मिली हैं। अब जो 41 में से क्या हुआ है, जो 5 हैं, 5 में क्या है, डबल, मतलब कि 2-2 लोग एक कब्र में दफन है। उसके बाद एक जो है उसमें ट्रिपल है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। और जो सराय नहर है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। यहाँ पे क्या, 4 ह्यूमन स्केलेटन इन 1 केव, इन 1 ग्रेव, मतलब एक करोड़ में 4 लोगों के कहाँ मिले हैं, ये सराय नहर में मिले हैं, दमदमा में 3 मिले हैं, एक भी मिला है, टोटल 41 कब्रें वहां पे मिली हैं। और ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं, इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, ये कब्र में 2 लोग मिल रहे हैं, 3 लोग मिल रहे हैं, इसमें ये क्या मिल रहा है कि ये रिचुअलिस्टिक बर्लियल प्रैक्टिस, मतलब कि इनके रिचुअल्स के प्रैक्टिस के बारे में पता चल रहा है इस चीज से। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आज का शायद अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि उसके बाद काफी क्वेश्चन है, 40-45 क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कल्टीवेशन ऑफ द सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन, किस काल में अनाज की खेती शुरू की गई थी? तो किस काल में अनाज की खेती शुरू की गई? तो इसमें ऑप्शंस है न्यूलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, प्रोटोहिस्टोरिक एज। तो ये जो है जानते हैं हम लोग बहुत ही इजीली कि न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। तो सीरियल फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन न्यूलिथिक एज। ठीक है, और न्यूलिथिक एज में जो पीरियड है उसका कार्यकाल अगर पूछ लिया जाए तो 9000 BC से लेकर 4000 BCE। ओके, एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। फिर उसके बाद अगर इसमें और चीजें पूछे, जैसे कि कोल्डिवा, कोल्डिवा जो कि कहाँ पे, यूपी में है। यहाँ पे सबसे पहले एविडेंस मिले थे किसके, राइस कल्टीवेशन के, राइस कल्टीवेशन 7000 BCE के आसपास में मिले थे। फिर उसके बाद मेहरगढ़ में, ये अभी हम लोगों ने देखा था ना, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में कब मिला है ये, वीट, यहाँ पे क्या मिला, वीट एंड बार्ले के एविडेंस मिले हैं। ठीक, 7000 BCE के अंतर्गत। ठीक है, और इससे मतलब हम लोगों को क्या पता चल रहा है, जैसे कि न्यूलिथिक पीरियड में हम लोग मीसोलिथिक में एनिमल को जो है रखने लगे, पालने लगे, मतलब कि फिर उसके बाद सेटल्ड लाइफ के बारे में वहाँ पे चालू हो गया था। फिर न्यूलिथिक में हम लोग एग्रीकल्चर में आ गए। तो मतलब कि ये क्या है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, मतलब कि एक आदि मानव से मानव के रूप में परिवर्तन है। अब जैसे कि ये क्या दिखाता है कि जो है हम लोगों का किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, मानव का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब ये जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं। वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है, वीडियो हो गया है हमारा 54 मिनट का। तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया है ना। अब कल से क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सीधा ऑप्शन टिक करके निकलेंगे, या थोड़ा सा जो भी नीचे दिया रखा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी गलती हो वो आप लोग हमें ज़रूर बताएं, और अगर कुछ गलत हो गया हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दें। मैं आगे से कोशिश करूँगा अच्छे से और उसको
पढ़ाने की और गलतियां ना करने की। ठीक है, और कोई भी सजेशन हो तो वो भी हमें नीचे बताएं। ऐसे ही हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो वो पूरा कवर नहीं करते हैं, पूरा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे तो पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।